हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणेश अवस्थी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पराशरण दाब के क्या नियम हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पराशरण दाब के नियमों के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पराशरण दाब के नियम दिए थे वो एक वैज्ञानिक थे बार्नठाप। ठीक है, कौन से थे? बार्नठाप। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। तन विलीनों के पराशरण दाब के प्रायोगिक मानों का अध्ययन कर बार्नठाप ने, कौन से वैज्ञानिक थे? बार्नठाप ने पराशरण दाब के कुछ नियम दिए, और जिन नियमों को हम लोग पराशरण दाब के नियम कहते हैं या बार्नठाप के नियम कहते हैं। ठीक है, और इन नियमों को हम लोग बार्नठाप का विलयन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इन नियमों को हम क्या कहते हैं? बार्नठाप का सिद्धांत, विलयन सिद्धांत भी कहते हैं। तो बार्नठाप ने तन विलयनों को समझाने के लिए जो नियम प्रतिपादित किए हैं वो गैसीय नियमों पर आधारित हैं। कैसे हैं? गैसीय नियमों पर आधारित है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा गैसीय नियम क्या होते हैं, जैसे चार्ल्स का नियम क्या होता है, बायल का नियम क्या होता है, तो इस तरीके से आपने गैसीय नियम पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं कौन से हमारा नियम है। तो हमने अभी बताया कि बार्नठाप के इन नियमों की व्याख्या गैसीय नियमों के आधार पर की जा सकती है, और ये नियम निम्नलिखित है। पहला नियम हमारा है बायल बार्नठाप नियम। ठीक है, पहला नियम हमारा कौन सा है? बायल बार्नठाप नियम है। तो बायल नियम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, बायल के नियम में क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता था। लेकिन यहाँ पर हमें पराशरण के बेस में पढ़ना है, तो हमारी परिभाषा है स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो पराशरण दाब है, यानी पराशरण दाब को हम लोग P से या हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। माना कोई विलयन है जिसका पराशरण दाब P या आप कह सकते हैं पाई है। ठीक है, और विलयन की सांद्रता मान लिया आपने C है। तब इस नियम के अनुसार जो हमारा नियम बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो हमारा नियम बन जाएगा अनुप्रमाणपाती बताया गया। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C आ जाएगा। जहाँ P क्या है? विलयन का पराशरण दाब है, C विलयन की सांद्रता है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है P बराबर K इंटू C। P बराबर K इंटू C, जहाँ जो हमारा K है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार हम पराशरण के मतलब जो बायल बार्नठाप नियम है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, यानी कि अनुप्रमाणपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जो है कि है K। इसे हम K को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। हम जानते हैं कि यानी कि वी नो दैट जो हमारा C होता है वो 1/P के बराबर होता है। तो इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर K इंटू 1/B हो जाएगा। इसे हम लोग PB बराबर K भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक परिभाषा बनेगी बायल बार्नठाप नियम की। क्या परिभाषा बन सकती है? अभी आपको बताएंगे क्या परिभाषा होगी। परिभाषा ये होगी किसी विलयन का पराशरण दाब और उसके आयतन का गुणनफल सदैव कैसा रहता है? सदैव कांस्टेंट रहता है। सदैव कांस्टेंट रहता है। तो जैसा हमने अभी क्या बताया था कि स्थिर ताप पर तन विलयन के पराशरण दाब P और उसके आयतन V का जो गुणनफल है, यानी कि क्या आया था? PV बराबर K आया था। तो यहाँ से परिभाषा बनी कि स्थिर ताप पर तन विलयन के पराशरण दाब P और उसके आयतन का गुणनफल सदैव कैसा होता है? स्थिर होता है। ये हमारा हो गया बायल बार्नठाप नियम। अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम हमारा कौन सा है? चार्ल्स बार्नठाप नियम है। ठीक है, दूसरा नियम कौन सा है? चार्ल्स बार्नठाप नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग बताया जाता है स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशरण दाब
उस विलयन के ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, उस विलयन के ताप के समानुपाती होता है जब C और B कांस्टेंट हो। ठीक है, जब क्या हो, C और B कैसे हो, कांस्टेंट हो। तब हम देखो इस नियम का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। तो ये हम C एंड B क्या है, कांस्टेंट है, मतलब C क्या है सांद्रता, B क्या है आयतन। तो किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के अनुप्रमाणपाती होगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T आ जाएगा। अनुप्रमाणपाती का चिन्ह डालने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, क्या आ जाएगा P बराबर K इंटू टी, जहाँ K क्या है, K आपका क्या होगा, K बराबर आपका कांस्टेंट होगा। K बराबर क्या होगा, K बराबर आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं P अपान टी बराबर K, P अपान टी बराबर K। तो यहाँ से एक परिभाषा बनती है बायल बांठॉप नियम की। क्या परिभाषा बनेगी, स्थिर ताप पर, या मतलब यहाँ पर ताप नहीं, यहाँ पर सांद्रता और आयतन हमारा कैसा है, कांस्टेंट है यानी कि स्थिर है। तो स्थिर सांद्रता और आयतन पर, स्थिर सांद्रता और आयतन पर किसी विलयन के परासरण दाब P और उसके ताप का जो अनुपात होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस नियम को हम लोग ताप और दाब का नियम भी कहते हैं। याद रखना, इस नियम को क्या कहते हैं, ताप दाब का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे परासरण दाब के कुछ नियम थे। अब इन्हीं नियमों के आधार पर हम क्या करते हैं, बांठॉप समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बांठॉप समीकरण क्या। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि बायल बांठॉप नियम और चार्ल्स बांठॉप नियम। ठीक है, तो बायल बांठॉप नियम एंड चार्ल्स बांठॉप नियम की सहायता से हम क्या करते हैं, तन विलयनों के लिए सामान्य समीकरण की गणना करते हैं, या आप कह सकते हैं कि बांठॉप की विलयन की समीकरण हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखो आप ध्यान से सुनना कि जब बायल बांठॉप नियम और चार्ल्स बांठॉप नियम को संयुक्त कर देते हैं, अर्थात उन्हें जब जोड़ देते हैं, तो हमें एक समीकरण प्राप्त होती है, जिस समीकरण को हम लोग बांठॉप की विलयन समीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो बायल बांठॉप नियमानुसार क्या था, बायल बांठॉप नियमानुसार क्या था कि किसी विलयन का जो परासरण दाब यानी होता है वो उसकी सांद्रता के अनुप्रमाणपाती होता है, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, C। अब हमें क्या करना है, चार्ल्स बांठॉप के अकॉर्डिंग पढ़ना है, चार्ल्स बांठॉप नियमानुसार। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर यानी कि बायल बांठॉप नियम और चार्ल्स बांठॉप नियम को क्या करना है, संयुक्त कर देना। तो क्या आ जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT आ जाएगा। या ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह डालने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, P बराबर SCT, P बराबर SCT, जहाँ S क्या है, जहाँ S बराबर विलयन नियतांक है। क्या है, विलयन नियतांक है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन कांस्टेंट है। अब हम देखो क्या करते हैं, फिर वी नो दैट हम जानते हैं कि जो C होता है यानी कि सांद्रता बराबर N अपान B होगा, जहाँ N क्या है, मोलों की संख्या और B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा हम लोगों का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये C का मान हम इस वाली समीकरण में क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो आपका P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर
एस, सी की जगह पर आ जाएगा N/V और आगे क्या आ जाएगा T। आपकी समीकरण क्या प्राप्त हो गई? इसे आप थर्ड समीकरण मान लो और इसे आप चौथी समीकरण मान सकते हैं। तो ठीक है, तो जब C का मान आपने इस वाली समीकरण 3 में पुटअप किया तो P बराबर SN/V इंटू T आया। ठीक है, अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो PV बराबर NST लिख सकते हैं। ये समीकरण हमारी क्या हो गई? ये समीकरण हमारी पाँचवीं है, जिसे हम क्या बोलेंगे? बार्न हाफ समीकरण कहेंगे। इसे और थोड़ा हम मतलब विस्तारित कर सकते हैं। n बराबर क्या होता है, यानी कि मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? स्मॉल w अपान स्मॉल m, जहाँ स्मॉल w क्या होता है? विलेय का भार होगा, विलेय का भार बटे, और स्मॉल m का मान मतलब होगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? n का मान इस वाली समीकरण में रख देना है। तो Pv बराबर क्या हो जाएगा? Pv बराबर तो n का मान कितना, मतलब n बराबर क्या होगा? स्मॉल w अपान स्मॉल m आ जाएगा। n की वैल्यू हम इस वाली समीकरण में यानी समीकरण 5 में पुटअप करते हैं, तो Pv बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू ST आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ST आ जाएगा। ये हमारी हो गई क्या? ये हो गई बार्न हाफ समीकरण। किसके लिए? विलयन के लिए। ठीक है, तो बार्न हाफ समीकरण के अब हम लोग कुछ क्या देख लेंगे? उपयोग देख लेंगे। ठीक है, तो बार्न हाफ समीकरण का जो उपयोग होता है वो क्या होगा? पहला हो जाएगा आवासशील यौगिकों का अणुभार ज्ञात करने में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यौगिकों का अणुभार ज्ञात करने में। ठीक है, अणुभार ज्ञात करने में, और आप कह सकते हैं दूसरा आपका हो जाएगा आवासशील यौगिकों के विलयनों का, आवासशील यौगिकों के विलयनों के जो परासरण दाब होते हैं, परासरण दाब की गणना करने में। तो ये हमारा था परासरण दाब के कुछ नियम थे, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा? जिसमें हमने पहले पढ़ा है बायल-बार्न-हाफ नियम, फिर दूसरा था चार्ल्स-बार्न-हाफ नियम, और इन दोनों नियमों को जब संयुक्त किया गया तो हमें क्या मिली? बार्न समीकरण मिली, बार्न-हाफ समीकरण मिली, जो तन विलयनों के लिए होती है। क्या है? Pv बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू ST। तो ये सब हमारी क्या है? यहाँ से मतलब समीकरण 4 से क्या है? ये हमारी बार्न हाफ समीकरण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।